नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट डॉक्टर गोगा और गोविंद राय गर्ग। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया यूनिट जो है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया को हम दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम करेंगे लोकल एनेस्थेटिक और मसल रिलैक्सेंट और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स। तो क्या पढ़ेंगे हम चैप्टर में लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। पहले हम उनका मैकेनिज्म देखेंगे कैसे काम करते हैं, फिर कौन कौन सी दवाइयां, उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज, और लास्टली लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और मसल रिलैक्सेंट मेजर दो तरह के कवर करेंगे, डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक से स्टार्ट करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक, सो एज द नेम सेज दीज आर द ड्रग्स जो कि लोकली एनेस्थीसिया करने के, मतलब किसी लोकल जगह को सुन्न करने के काम आते हैं, ताकि हम सर्जरी कर पाएं या सूचरिंग कर पाएं या छोटा मोटा प्रोसीजर कर पाएं। अब लोकल एनेस्थेटिक कैसे काम करते हैं, पहले हम इनका मैकेनिज्म देखते हैं। बेसिकली ये न्यूरॉन को इंपल्स कंडक्ट करने से रोकते हैं। अगर न्यूरॉन आगे इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा तो इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो वो एरिया सुन्न हो जाएगा, सेंसरी नर्व्स में ये काम करेगा। तो ये एक एक्सॉन है न्यूरॉन का, ये एक एक्सॉन है, ये एक्सॉन है न्यूरॉन का। और यहाँ पे सोडियम चैनल था। न्यूरॉन्स कैसे करते हैं, सोडियम चैनल खुलता है, उससे न्यूरॉन्स फायर करते हैं। सोडियम एंटर करता है तभी न्यूरॉन फायर करते हैं। सोडियम यहाँ से एंटर करता है, सोडियम यहाँ से एंटर करता है। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, वो न्यूरॉन में सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। बट वो सोडियम चैनल को ब्लॉक कैसे करते हैं वो समझना जरूरी है। लोकल एनेस्थेटिक सारी की सारी दवाइयां बेसिक है। लोकल एनेस्थेटिक बेसिक है, बेसिक ड्रग्स हैं। बेसिक ड्रग्स को आप इस तरीके से लिख सकते हो, सपोज दवाई का नाम ए है तो बेसिक ड्रग को हम लिख सकते हो ना, AOH, बेसिक। तो लोकल एनेस्थेटिक बेसिक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोकल एनेस्थेटिक को जब न्यूरॉन्स में या सोडियम चैनल को ब्लॉक करना है, वो ऐसा नहीं कि वो यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, नहीं, वो यहाँ से ब्लॉक नहीं कर सकते। उनको ब्लॉक करने के लिए पहले न्यूरॉन में एंटर करना पड़ता है, न्यूरॉन में एंटर करना पड़ता है। फिर एंटर करके वो अंदर से ब्लॉक करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, वो सेल के अंदर से सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, बाहर से नहीं कर सकते। तो अगर अंदर से ब्लॉक करना तो पहले अंदर एंटर करना पड़ेगा। अब अंदर एंटर करने के लिए मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, और मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए क्या होना पड़ेगा, लिपिड सॉल्युबल। तो बेसिक ड्रग लिपिड सॉल्युबल कौन से मीडियम में होती है, यस, बेसिक मीडियम में होती है। हमने बताया ना, मीडियम सेम है तो मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकती है। तो अगर हम मेम्ब्रेन को बेसिक कर दें, एल्केलाइन कर दें मीडियम को, तो इजीली क्रॉस कर पाएंगे। और बेसिक करने के लिए क्या यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब हम लोकल एनेस्थेटिक के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं तो मीडियम बेसिक हो जाता है, तो लोकल एनेस्थेटिक जल्दी से क्रॉस कर सकते हैं। तो एमसीक्यू पूछते हैं कि कौन सा सब्सटेंस लोकल एनेस्थेटिक को फास्ट एक्टिंग बनाता है, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मेक दी लोकल एनेस्थेटिक फास्ट एक्टिंग। तो जो AOH हमने पढ़ा था, ये AOH जो है वो बहुत क्विकली अंदर चला जाएगा बेसिक मीडियम में। दूसरी बात, जैसे ही वो सेल के अंदर गया, सेल के अंदर तो मीडियम एसिडिक था, बाहर तो बेसिक था, कर दिया हमने, बाहर अंदर तो एसिडिक था। और एसिडिक मीडियम में बेसिक ड्रग क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो जैसे ही सेल के अंदर गया वो आयोनाइज हो गया, ए आयंस बन गए और हाइड्रोक्सिल आयंस बन गए, यही हुआ। और यही हमें चाहिए था, क्योंकि जो आयोनाइज्ड फॉर्म है इसकी, आयोनाइज्ड फॉर्म ये जाके सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। सो रिमेंबर, मेम्ब्रेन में एंट्री के लिए नॉन आयोनाइज चाहिए, बट सोडियम चैनल को ब्लॉक करने के लिए आयोनाइज चाहिए। लोकल एनेस्थेटिक आयोनाइज्ड फॉर्म में सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। और दूसरी बात, अगर इसको सोडियम चैनल ब्लॉक करना है तो पहले उसको यहां तक पहुंचना भी तो पड़ेगा। और यहां कैसे पहुंचेगा, अगर सोडियम चैनल बंद है तो ये क्लोज्ड सोडियम चैनल में काम नहीं करता। ये तभी काम करता है जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं, ताकि ये एंटर करके ब्लॉक कर पाए। क्लियर, तो इसलिए ये मेनली एक्टिव नर्व फाइबर्स में ज्यादा इफेक्टिव होता है। जो नर्व फाइबर बार बार फायर कर रहा है उसमें सोडियम चैनल बार बार खुल रहे हैं, तो वहां पे ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है? तो लोकल एनेस्थेटिक के मैकेनिज्म में हमने क्या बात पढ़ी कि लोकल एनेस्थेटिक बेसिक ड्रग्स हैं, बेसिक मीडियम में इजीली क्रॉस कर जाएंगे, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट फास्ट एक्टिंग बनाता है। बट ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म में, और ये ब्लॉक करते हैं मेनली ओपन सोडियम चैनल्स को, तो एक्टिवेटेड स्टेट में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ओके, सो ये है मैकेनिज्म लोकल एनेस्थेटिक्स का। अब हम आते हैं ड्रग्स पे। लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग्स हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं, या तो वो एस्टर होंगे या अमाइड होंगे। एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। सारे एस्टर, सारे अमाइड, इनका नाम खत्म होता है केन में, चाहे एस्टर है
चाहे अमाइड है, नाम केन में खत्म होगा। एस्टर की एग्जांपल्स हैं हमारे पास कोकेन, प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। अमाइड की एग्जांपल्स हैं हमारे पास लिग्नोकेन, ब्यूपीवाकेन, प्राइलोकेन, एटिडोकेन, रोपीवाकेन। ये सारे लोकल एनेस्थेटिक हैं, केन में खत्म होते हैं। डाइब्यूकेन इज अदर वन, सारे केन में खत्म होते हैं। अब पहला क्वेश्चन, हमने फार्माकोलॉजी में हजारों दवाइयां पढ़ ली, बट नॉर्मली हम स्ट्रक्चर की बात ही नहीं करते। बट अब हम क्या है कि इनको क्लासिफाई कर रहे हैं कि या तो केमिकल स्ट्रक्चर में एस्टर है या अमाइड है। तो ऐसे क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर किसी में एक तरह का केमिकल स्ट्रक्चर है तो सारे ग्रुप में भी तो वही है। तो अगर किसी को एलर्जी है उस केमिकल स्ट्रक्चर से तो पूरा ग्रुप बेकार हो जाएगा। लाइक अगर किसी को एस्टर से एलर्जी है तो उसमें कोई भी एस्टर नहीं दे सकते, अमाइड देना पड़ेगा। अगर अमाइड से एलर्जी है तो कोई भी अमाइड नहीं दे सकते, एस्टर देना पड़ेगा। तो एलर्जी के केस में ग्रुप चेंज करने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि एस्टर जो है वो बॉडी में एंजाइम होते हैं एस्टरेजेस, उनसे मेटाबोलाइज हो जाते हैं। तो एस्टरेजेस तो बॉडी में बहुत पड़े हैं, तो अगर कोई दवाई एस्टर है तो वो यूजुअली शॉर्ट एक्टिंग होती है क्योंकि एस्टर्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय एस्टरेजेस। क्लियर है? तो दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं, एक एलर्जी वाला, एलर्जी के केस में हमें ग्रुप शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरा एस्टर शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, अमाइड लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि याद कैसे करें एस्टर कौन सा है, अमाइड कौन सा है। तो अगर आप नाम को ध्यान से देखोगे तो इनके नाम खत्म हो रहे हैं केन में। दोनों के नाम, एस्टर के भी अमाइड के भी नाम केन में खत्म होते हैं। और अगर आप देखोगे अमाइड में आई आता है, अमाइड नाम में आई आता है। तो अगर नाम में आई है तो वो अमाइड है, नाम में आई है तो वो अमाइड है। एस्टर में आई नहीं आता, नाम में आई नहीं है तो वो एस्टर है। तो एस्टर्स में आई नहीं होता, अमाइड में आई होता है। बट बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से क्या पढ़ना है कि केन नहीं देखना, क्योंकि केन में तो आई होता ही हमेशा, केन में हमेशा आई होता है। तो अगर आप पूरा नाम देख रखे हो तो एस्टर में एक आई, अमाइड में दो आई। तो रूल ऑफ आई है, ठीक है। अगर नाम में दो आई है तो अमाइड, एक आई है तो एस्टर। और अगर केन हटा दो, आई वाला अमाइड, बिना आई वाला एस्टर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे याद करते। अब करते हैं इन दवाइयों के इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे के सारे लोकल एनेस्थेटिक वेसोडाइलेशन करते हैं। ऑल लोकल एनेस्थेटिक कॉज वेसोडाइलेशन, और वेसोडाइलेशन से हाइपोटेंशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाए। अब क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा लोकल एनेस्थेटिक वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है? कौन सा लोकल एनेस्थेटिक वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है या बीपी बढ़ाता है? कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है? बाकी सारे तो वेसोडाइलेशन करते हैं। आंसर टू दिस इज कोकेन। कोकेन, क्योंकि कोकेन के नाम में लिखा है ये कंस्ट्रिक्शन करने वाला केन है। बाकी सारे लोकल एनेस्थेटिक वेसोडाइलेशन करते हैं, कोकेन वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। और कोकेन वेसो कंस्ट्रिक्शन क्यों करता है? क्योंकि ये सिंपैथेटिक ड्रग है। याद है सिंपैथेटिक सिस्टम में पढ़ा था, इट इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन। कोकेन नॉरएड्रेनालिन की रीअपटेक को रोकता है, सिंपैथेटिक काम करता है, इसलिए वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। तो कोकेन के नाम में लिखा है इट इज कंस्ट्रिक्शन कॉजिंग केन, कंस्ट्रिक्शन कॉजिंग की। अब क्लोरप्रोकेन जो है वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग दवाई है, और डाइब्यूकेन जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक है। अब नेक्स्ट लिग्नोकेन जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज लोकल एनेस्थेटिक, सबसे कॉमनली हम लिग्नोकेन को यूज करते हैं। और दूसरा जो लिग्नोकेन है ये एंटी अरिथमिक में भी यूज करते हैं। लिग्नोकेन इज आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमियास। लिग्नोकेन अरिथमिया में देते हैं। कौन सी क्लास की दवाई है? क्लास 1B। रिमेंबर बी कैटेगरी के लोग हैं ना, लेग्स दबाने के काम आते हैं राजा के। देन ब्यूपीवाकेन जो है मैक्सिमम कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक, सबसे ज्यादा कार्डियोटॉक्सिक। रिमेंबर सारे लोकल एनेस्थेटिक कार्डियोटॉक्सिक हैं, सबसे ज्यादा है ब्यूपीवाकेन। और प्राइलोकेन जो है ये मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कर सकता है। प्राइलोकेन कैन कॉज मेथ हीमोग्लोबिनीमिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में, रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। कोकेन जो है कंस्ट्रिक्शन करता है, बीपी बढ़ाता है। क्लोरप्रोकेन शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, डाइब्यूकेन लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, लिग्नोकेन मोस्ट कॉमनली यूज्ड है और एंटी अरिथमिक भी है, ब्यूपीवाकेन मैक्सिमम कार्डियोटॉक्सिक है और प्राइलोकेन मेथ हीमोग्लोबिनीमिया करता है। तो ये हो गए दवाइयां। अब हम पढ़ते हैं इनका यूज। लोकल एनेस्थेटिक के दो मेन यूजेस पढ़ेंगे हम। एक
इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, और दूसरा इंट्राविनस रीजनल एनेस्थीसिया। इसके अलावा वो स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, वो तो अपने एनेस्थीसिया में पढ़े हुए, इन सब में तो करते ही हैं। तो इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया की बात करते हैं पहले। इनफिल्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है? ये हमारी बॉडी का कोई एरिया है जहां पे इंजरी हो गई, हम इस इंजरी को सूचरिंग करना चाहते हैं, सूचरिंग करना चाहते हैं कि इंजरी हील हो जाए। तो हम इस इंजरी को सूचरिंग करने से पहले इस एरिया में एनेस्थीसिया देना चाहेंगे, क्योंकि एनेस्थीसिया देंगे तभी तो हम सूचरिंग कर पाएंगे। अब एनेस्थेटिक को, लोकल एनेस्थेटिक को हम कौन से रूट से देते हैं? हम सिरिंज में लेते हैं और चारों तरफ इंजेक्ट कर देते हैं, चारों तरफ इंजेक्ट कर देते हैं। कौन से रूट से? यस, सबकुटेनियस रूट से। तो लोकल एनेस्थेटिक को इंजरी साइट के चारों तरफ सबकुटेनियस रूट से इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। चारों तरफ से इनफिल्ट्रेट कर दिया, जैसे लड़ाई लगती है पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे इनफिल्ट्रेट करते रहते हैं ना, तो ऐसे इनफिल्ट्रेट कर देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि कौन से रूट से किया था? सबकुटेनियस रूट से। आपको पता है और कौन सी दवाई सबकुटेनियस रूट से देते हैं? एक एग्जांपल कोई भी? इंसुलिन, मतलब इंसुलिन सबकुटेनियस देते हैं। तो जब हम इंसुलिन सबकुटेनियस देते हैं तो इंसुलिन ब्लड में एंटर करता है और पूरी बॉडी में चला जाता है, सिस्टेमिक एक्शन शो करता है। तो लोकल एनेस्थेटिक नहीं जाएगा, ऑब्वियसली वो भी जाएगा, उसने कोई गुनाह थोड़ी किया है। सबकुटेनियस एरिया में इसका मतलब है कि ब्लड वेसल होती होंगी, सबकुटेनियस एरिया में ब्लड वेसल होती। तो लोकल एनेस्थेटिक जो हमने सबकुटेनियसली इंजेक्ट किया है वो ब्लड में जा सकता है। अगर लोकल एनेस्थेटिक ब्लड में आ गया तो ये ब्लड के साथ घूमने निकल जाएगा, घूमने निकल जाएगा। इसकी दो इंप्लीकेशंस हैं। पहला क्या? क्योंकि ये ब्लड में घूमने चला गया, जिस जगह पे होना था वहां तो है ही नहीं, तो इसका एक्शन बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो लोकल एनेस्थेटिक्स आर वेरी शॉर्ट एक्टिंग, चाहे उनकी हाफ लाइफ 12 घंटे है पर इनका काम सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट चलेगा, क्योंकि ब्लड में आके घूमने चला गया वो। ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये ब्लड में आ गया तो ये ब्लड के साथ साथ बाकी ऑर्गन्स में चला जाए, ये हार्ट में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। तो लोकल एनेस्थेटिक कैन कॉज कार्डियोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी, सिस्टमिक साइड इफेक्ट कर सकता है। तो लोकल एनेस्थेटिक में दो प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अकेला देते हैं, एक ब्लड में चला गया तो क्या हो गया? एक तो शॉर्ट एक्टिंग हो गया क्योंकि वहां पे रहा नहीं, और दूसरा सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स करेगा। पर इन दोनों प्रॉब्लम का एक ही कारण था। क्या कारण था? वो ब्लड में आया। अगर वो ब्लड में आता ही नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम अगर उसका ब्लड में आना रोक दें तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और वो कैसे रोकेंगे? हम वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देंगे। अगर कोई हम ऐसी दवाई दें जो इस ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो लोकल एनेस्थेटिक ब्लड में नहीं आएगा, ब्लड में नहीं आएगा तो वहीं पड़ा रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा तो लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा, और क्योंकि ब्लड में नहीं आया तो हार्ट और ब्रेन में नहीं जाएगा, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। और कौन सी दवाई से करते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन? यस, एड्रेनालिन से करते हैं। एड्रेनालिन से करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक के साथ एड्रेनालिन ऐड करते हैं। और कितना एड्रेनालिन ऐड करते हैं, ये कितना डाइल्यूशन होता है इंपॉर्टेंट है, 1:1 लाख टू 1:2 लाख। हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है 1 लाख से 2 लाख के डाइल्यूशन के बीच में, 1:1 लाख टू 1:2 लाख डाइल्यूटेड होता है एड्रेनालिन। और एड्रेनालिन ऐड करने के क्या फायदे हैं? दो फायदे हैं। एक तो शॉर्ट एक्टिंग नहीं रहेगा, मतलब लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा, और दूसरा सिस्टमिक टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी। तो एड्रेनालिन ऐड क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि एड्रेनालिन को लोकल एनेस्थेटिक में क्यों ऐड करते हैं? पहला, टू मेक इट लॉन्ग एक्टिंग, एंड दूसरा टू डिक्रीज सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है विच सब्सटेंस इज एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक टू मेक इट फास्ट एक्टिंग। ध्यान से पढ़ना है, अगर वो फास्ट एक्टिंग पूछते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा, बट अगर वो लॉन्ग एक्टिंग पूछते हैं तो एड्रेनालिन आएगा। ठीक, तो ये एड्रेनालिन का फायदा था। अब एक प्रॉब्लम है, नॉर्मली ये नॉर्मल है, नॉर्मली कोई एरिया है ये बॉडी का, नॉर्मली एक मेन आर्टरी होती है इस एरिया को सप्लाई करने वाली, फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, छोटी छोटी स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, स्मॉल ब्रांचेस होती हैं। तो जब हम एड्रेनालिन देते हैं तो वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी इस एरिया में ब्लड इन ट्रिब्यूटरी से आ पाएगा। दैट मीन्स इस एरिया की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज नहीं होती।
बट प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ ऑर्गन्स में होती हैं एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज का क्या मतलब है कि ये ऑर्गन है, इसमें एक आर्टरी है मेन, बट इसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो अगर ट्रिब्यूटरी नहीं है तो क्या होगा, अगर हमने एड्रेनालिन दिया, उसने वेसोकंस्ट्रिक्शन किया, तो ये ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, लोकल एनेस्थेटिक नहीं आया, पर ब्लड भी तो नहीं आया क्योंकि ब्रांचेस तो है ही नहीं। तो अगर ऐसी जगह पे एड्रेनालिन दे दिया तो क्या होगा, इस्कीमिया हो जाएगा, जिससे गैंग्रीन हो जाएगा, गैंग्रीन। तो लोकल एनेस्थेटिक को, प्योरली लोकल एनेस्थेटिक को यूज करना है ऐसी जगह पे जहां पे एंड आर्टरी हो, वहां पे एड्रेनालिन ऐड नहीं कर सकते। और एंड आर्टरीज कहां पे होती हैं, एंड आर्टरी होती हैं हमारे पेनिस में, टिप ऑफ ईयर या पिन्ना, टिप ऑफ नोज, फिंगर्स में, टिप ऑफ फिंगर्स में होता है। तो इन जगह पे एंड आर्टरीज होती हैं, तो इन जगह पे एड्रेनालिन ऐड नहीं करना, कोई भी वेसोकंस्ट्रिक्टर ऐड नहीं करना, क्योंकि गैंग्रीन हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि ऐसी जगह पे कौन सा लोकल एनेस्थेटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऑब्वियसली जो वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा कौन है वो, कोकेन। सो कोकेन इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दीज एरियाज। तो लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, कोकेन नहीं देते, और लोकल एनेस्थेटिक बिना एड्रेनालिन के देते हैं। कहां पे, लाइक जैसे क्वेश्चन आता है कि आपकी फिंगर टिप पे एब्सेस हो गई, फिंगर टिप पे बेसिकली फिंगर टिप पे एब्सेस हो गई, तो आप इसको ड्रेन करना चाहते हो और इसके लिए आपको लोकल एनेस्थेटिक देना है, तो कौन सा नहीं दोगे, आंसर हो जाएगा कोकीन। दूसरा, इसमें एड्रेनालिन ऐड नहीं करें। ठीक है, दूसरे देंगे, लिग्नोकेन वगैरह देंगे, बट एड्रेनालिन ऐड नहीं करें। तो ये था हमारा इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। दूसरा था हमारा इंट्राविनस रीजनल एनेस्थीसिया। इंट्राविनस रीजनल एनेस्थीसिया, इसका दूसरा नाम है बियर्स ब्लॉक। अब क्वेश्चन ये है कि नाम से क्या पता लग रहा है, इंट्राविनस मतलब हम इसको आईवी देंगे लोकल एनेस्थेटिक, और रीजनल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेंगे मतलब एक एरिया। और ये कैसे पॉसिबल है, अगर हम आईवी देते हैं तो दवाई हार्ट में जाती और हार्ट से पूरी बॉडी में पंप हो जाती, तो ये तो सिस्टेमिक एक्शन आना चाहिए ना सब जगह पे, फिर एक लोकल जगह पे एक्शन कैसे आएगा। तो हम क्या करते हैं, आईवी देंगे, बट आईवी देने से पहले, मोस्टली अपर लिम लोअर लिम में यूज करते हैं, आईवी देने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीपी की कफ बांध देंगे, बीपी की कफ बांध के उसका प्रेशर बढ़ा देंगे, इतना प्रेशर बढ़ा देंगे कि वेन्स ब्लॉक हो जाए, वेन्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। ठीक है, अब हम आईवी देंगे, जब हमने आईवी दिया, वेन्स तो ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो वो हार्ट की तरफ तो जा नहीं पाएगा, तो वो वहीं पड़ा रहेगा, फिर वो पेनिट्रेट करके साइडों में निकल जाएगा, जब वो साइडों में निकल जाएगा तो इस एरिया में एनेस्थीसिया हो जाएगा। क्लियर, तो इसको कहते हैं इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया। और ऐसे ख्याल कि हम आईवी दें और फिर भी एक ही जगह पे काम हो, ऐसे उल्टे पुल्टे ख्याल तो बीआरपी के आते हैं ना दिमाग में, इसलिए इसको कहते हैं बियर्स ब्लॉक, बियर्स ब्लॉक कहते हैं। अब इसमें कौन सा एनेस्थीसिया यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली हम इसमें प्राइलोकेन या लिग्नोकेन यूज करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कौन सा लोकल एनेस्थेटिक इस कंडीशन में आईवीआरए मतलब बीएस ब्लॉक में कभी नहीं देंगे, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कौन सा है वो, ब्यूपीवाकेन। रिमेंबर सबसे ज्यादा कार्डियोटॉक्सिक है और हद्दे वेन में रहे हैं, अगर हार्ट में गया सीधा हार्ट को डैमेज करेगा, तो इसलिए ब्यूपीवाकेन को बिल्कुल नहीं देते हैं इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया के बारे में। ओके, तो अब हम आज चलते हैं लास्ट चीज पे। लास्ट है लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, नाम से पता लग रहा है अगर लोकल एनेस्थेटिक ब्लड में आ जाए तो टॉक्सिसिटी करेगा। मेनली ये हार्ट को और ब्रेन को अफेक्ट करता है। हार्ट में मेन क्या होता है, शुरू शुरू में टैकिकार्डिया, पाल्पिटेशन ये सब होता है, बट बहुत लेट स्टेजेस में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है जाके। ब्रेन में शुरू शुरू में जब इनहिबिटरी न्यूरॉन इनहिबिट होंगे तो एजिटेशन वगैरह हो जाएगा, सीजर्स वगैरह हो जाएंगे, और बहुत लेट स्टेजेस में जाके आदमी कोमा में चला जाएगा। तो
तो ये सिस्टमिक टॉक्सिसिटी की सिम्टम्स हैं और ये कार्डियक अरेस्ट वगैरह जब हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाता है, इट इज़ वेरी डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करेंगे, सीपीआर करेंगे। बट सीपीआर के साथ-साथ हमें ड्रग ऑफ चॉइस भी देनी है, वो क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है इंट्रालिपिड्स। 20% इंट्रालिपिड जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। क्वेश्चन आता है लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इट इज 20% इंट्रालिपिड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पहले टॉपिक के बारे में, दैट इज लोकल एनेस्थेटिक्स। ओके, अब आते हैं हम दूसरा टॉपिक, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। नाउ सपोज ये आपकी एक स्केलेटल मसल है, आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, बट इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? इंफॉर्मेशन आएगी सीएनए से, ब्रेन स्पाइनल कोड से आएगी। तो ये ब्रेन जो स्पाइनल कोड है, तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन आई और इसने मसल को बोला कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, तो अगर हमें मसल्स को रिलैक्स करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, हम सीएनएस को मना कर दें कि भैया इंफॉर्मेशन मत दे मसल को, अगर मसल तक इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो इस तरह की दवाइयों को हम कहते हैं सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। दूसरा, हम सीएनएस को अफेक्ट नहीं करेंगे, सीएनएस के बाहर दवाई का काम करवाएंगे, उसको कहते हैं पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट। ठीक, तो दवाई या तो सीएनएस में काम करेगी या उसके बाहर करेगी। अब जो दवाई बाहर काम करती है, पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट है, वो आगे दो तरह की हो सकती है। पहला, दवाई सीधा मसल पे काम करे, डायरेक्टली एक्टिंग, और दूसरा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को रोके, इट इज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। तो सेंट्रल हो सकती है, पेरिफेरल हो सकती है। पेरिफेरल में डायरेक्टली एक्टिंग हो सकती है या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हो सकती है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है सेंट्रल में और पेरिफेरल में, ये आपको पता नहीं है। बेसिक डिफरेंस सेंट्रल और पेरिफेरल में क्या है कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं वो सिर्फ मसल स्पाज्म ठीक करते हैं, ओवर एक्टिविटी ठीक करते हैं, बट मसल वीकनेस नहीं करते। मतलब जैसे अगर हमने सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, मान लो आपकी बैक खिंच गई, आपने कुछ उठा रहे थे, सडनली पोस्चर खराब हो गया, बैक खिंच गई, बैक में स्पाज्म हो गया, तो अगर हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट देंगे तो वो स्पाज्म ठीक करेगी, पर आप बैक यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप खड़े नहीं हो सकते, मसल वीकनेस नहीं करेगी। जबकि पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट ये है, ये टोटली मसल को खत्म कर देती है, मतलब वो मसल स्पाज्म तो ठीक कर ही देगी बट मसल का काम भी रोक देगी, ये नॉर्मल काम भी रुक जाएगा, मसल वीकनेस कर देगी, यही मेन डिफरेंस है। तो जब भी स्पाज्म होता है तो हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं। ठीक, तो सेंट्रल से ही स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट, पहला क्वेश्चन ये है कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो है उनका क्या मैकेनिज्म होगा। बेसिकली वो ब्रेन को डिप्रेस कर, सीएनएस को डिप्रेस कर देंगे। अगर सीएनएस डिप्रेस हो गया तो मसल तक इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो मसल रिलैक्स हो जाएगी। अब सीएनएस को डिप्रेस कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी अमाइनो एसिड कौन सी है ब्रेन में? गाबा है, सबको पता है। तो अगर हम गाबा के एक्शन को बढ़ा दें, गाबा के एक्शन को बढ़ा दें, चाहे गाबा ए को एक्टिविटी को बढ़ा दें या फिर गाबा बी को स्टिमुलेट कर दें, तो इन दोनों केस में मसल रिलैक्स हो जाए। गाबा ए को इंक्रीज करने वाली दवाई कौन सी पढ़ी थी हमने? यस, डाइजीपाम। डाइजीपाम क्या करता है? गाबा ए की एक्टिविटी बढ़ाता है। डाइजीपाम रिमेंबर बेंजोडाइजेपिन है, गाबा फैसिलिटेटरी है, तो गाबा से ज्यादा काम करवा लेगा तो मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसी गाबा बी को स्टिमुलेट करने वाली जो दवाई है उसका नाम है बैक्लोफेन। सो बी फॉर गाबा बी, बैक्लोफेन गाबा बी पे काम करती है, ये मसल्स को रिलैक्स करने के काम आती है। दूसरा, हर जगह पे एक ब्रेक होता है, हमने पढ़ा था ना ब्रेक, कौन सा रिसेप्टर था? यस, अल्फा 2 रिसेप्टर। तो न्यूरॉन्स में भी अल्फा 2 ब्रेक का काम करता है, तो अगर हम अल्फा 2 एगोनिस्ट दे दें तो ब्रेक लग जाएगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर निकल नहीं पाएंगे, मसल रिलैक्स हो जाएगी। और अल्फा 2 एगोनिस्ट जो मसल रिलैक्सन की तरह यूज करते हैं उसका नाम है टिजानिडिन। रिमेंबर जैसे हमने क्लोनिडिन पढ़ा था, इसका भी नाम निडिन में खत्म होता है, बट ये टिजानिडिन है। तो टिजानिडिन इज अल्फा 2 एगोनिस्ट। और तीसरा, हमारे पास कई दवाइयां हैं जो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट करती हैं। अगर हम पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट कर दें तो स्पाज्म ठीक हो जाता है।
और कौन सी दवाइयाँ पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट करती हैं? इसमें एग्जांपल्स है थायोकोल्चिकोसाइड, क्लोरजोक्साजोन एंड मिफेंसिन। ये सारी हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। इनका मेजर क्लिनिकल रोल होता है मसल स्पाज्म। ओके, अब आते हैं मेन दवाइयां जो एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, वो है पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट। पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली एक्टिंग या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। तो डायरेक्टली एक्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये एक मसल सेल है, मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सबको पता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करता है? यस, कैल्शियम स्टोर करता है। तो जब भी बाहर से थोड़ा बहुत कैल्शियम एंटर करता है, तो ये कैल्शियम यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, उसको स्टिमुलेट करता है। उस रिसेप्टर का क्या नाम है? यस, राइनोडिन रिसेप्टर। तो कैल्शियम राइनोडिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिससे सारा कैल्शियम, एंडोजेनस कैल्शियम लिबरेट हो जाता है। उससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये हमें पता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? राइनोडिन रिसेप्टर स्टिमुलेट होने से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सारा कैल्शियम बाहर आ जाता है। तो अगर हम इस राइनोडिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो कैल्शियम निकलेगा नहीं, तो मसल रिलैक्स हो जाएगी। और वो दवाई करती है डेंट्रोलिन। सो डेंट्रोलिन इज डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। ये राइनोडिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, कैल्शियम निकल नहीं पाता, मसल रिलैक्स हो जाती है। और डेंट्रोलिन जो है, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दो कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है। एक है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और दूसरा है न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम। इनमें ड्रग ऑफ चॉइस है। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में, न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम में ड्रग ऑफ चॉइस है। पर्टिकुलरली मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में क्या हो रहा है कि राइनोडिन रिसेप्टर ओवर एक्टिव होते हैं। अगर ओवर एक्टिव है तो बहुत ज्यादा कैल्शियम लिबरेट करते हैं, बहुत ज्यादा मसल स्पाजम्स कर रहे हैं, और मसल की ज्यादा एक्टिविटी के कारण हीट जनरेट हो रही है, उसके कारण हाइपरथर्मिया हो रहा है। ठीक, तो सारा हो रहा है राइनोडिन रिसेप्टर की ओवर एक्टिविटी के कारण, कैल्शियम ज्यादा निकलने के कारण। तो अगर हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो हम ठीक कर पाएंगे। तो डेंट्रोलिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एंड न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम। तो डायरेक्टली एक्टिंग में इतना काफी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है? यस, इट इज एसिटाइलकोलिन। आप अगर यहां बना लो, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है? एसिटाइलकोलिन। यहां से एसिटाइलकोलिन आता है। अब एसिटाइलकोलिन यहां पे कौन से रिसेप्टर पे काम करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कौन सा रिसेप्टर होता है? यस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है तो एनएम होगा, नर्व और मसल का जंक्शन। तो एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। और आपको याद है कि एनएम रिसेप्टर की एक खास प्रॉपर्टी थी, स्पेशल प्रॉपर्टी थी एनएम रिसेप्टर की। क्या? इसको ऑप्टिमल स्टिमुलेशन चाहिए। ऑप्टिमल स्टिमुलेशन चाहिए मतलब ना ज्यादा ना कम, ऑप्टिमल चाहिए। अगर ये कम स्टिमुलेट हुआ तो ऑब्वियसली मसल काम नहीं करेगी, बट अगर ये ज्यादा स्टिमुलेट हुआ तो भी मसल काम नहीं करेगी। तो हमने इसी चीज को यूटिलाइज किया। कैसे यूटिलाइज किया? कि हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दो तरह के बना लिए। पहला वो जो एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, अगर एनएम ने काम ही नहीं किया तो मसल रिलैक्स हो जाए। और दूसरा वो जो एनएम रिसेप्टर को ओवर स्टिमुलेट कर दे, जरूरत से ज्यादा स्टिमुलेट कर दे, तो भी मसल रिलैक्स हो जाए। तो जो दवाई एनएम रिसेप्टर को ओवर स्टिमुलेट करती है उसको कहते हैं हम डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। डीपोलराइजिंग, जरूरत से ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया। और जो एनएम को ब्लॉक करती है वो बेसिकली कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। अब अगर कॉम्पिटेटिवली ब्लॉक कर दिया एनएम रिसेप्टर को तो मसल डीपोलराइज नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन डीपोलराइजिंग ऑल्सो। तो या तो डीपोलराइजिंग कह देंगे या नॉन डीपोलराइजिंग कह देंगे। तो डीपोलराइजिंग जो है वो एनएम को ओवर स्टिमुलेट करते हैं और नॉन डीपोलराइजिंग स्टिमुलेट नहीं होने देते। ठीक, तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं ना, डीपोलराइजिंग, नॉन डीपोलराइजिंग। अब अगर हम कॉम्पिटेटिव कह रहे हैं तो इसको नॉन कॉम्पिटेटिव बोल सकते हैं। पार्शियलिटी क्यों करनी?
तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं कॉम्पिटेटिव या नॉन कॉम्पिटेटिव, डिपोलराइजिंग या नॉन डिपोलराइजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डीपोलराइजिंग वालों से। डीपोलराइजिंग वालों से पहला क्वेश्चन ये है कि एनएम रिसेप्टर को नॉर्मली कौन स्टिमुलेट करता है? कौन करता है? एसिटाइलकोलिन करता है। तो अगर हम कोई ऐसी दवाई दें जिसका नाम एसिटाइलकोलिन जैसा हो तो वो एनएम को स्टिमुलेट कर सकती है। बट अगर नाम एसिटाइलकोलिन से लंबा हो तो वो एनएम को ज्यादा स्टिमुलेट कर सकती है। और वो कौन सी दवाई है? सक्सिनाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन एसिटाइलकोलिन जैसा नाम है, तो एसिटाइलकोलिन की तरह एनएम को स्टिमुलेट करती है, पर जरूरत से ज्यादा करती है। तो जब ओवर एक्टिव हो गया तो मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो सक्सिनाइलकोलिन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आप कैसे याद करोगे, वो सक्सिनाइलकोलिन में ही लिखा है। सक्सिनाइलकोलिन को हम SCH लिखते हैं। तो सक्सिनाइलकोलिन में 3 MCQ आते हैं, एक S पे, एक C पे, एक H पे। S का मतलब क्या है? इट इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेट। शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। कितना शॉर्ट एक्टिंग है? इसका एक्शन 5 मिनट से कम चलता है, 5 मिनट से कम। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। पहला, इतना शॉर्ट एक्शन क्यों है? और दूसरा, इतना शॉर्ट एक्शन यूज कहां करेंगे? इतना शॉर्ट एक्शन क्यों है इसका? क्योंकि ये सूडोकोलिन एस्टरेज से मेटाबोलाइज होती है। सूडोकोलिन एस्टरेज से मेटाबोलाइज होती है, ये हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म में। और इतना कम एक्शन, शॉर्ट एक्शन कहां यूज करेंगे? इसका यूज क्या है? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी में एटिपिकल सूडोकोलिन एस्टरेज है, कामचोर एंजाइम है, याद है हमने पढ़ा था कामचोर एंजाइम है, तो वो सक्सिनाइलकोलिन को इतने कम टाइम में तोड़ नहीं पाएगा, आधा घंटा पौना घंटा लगा देगा। उससे क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग्ड एपनिया। प्रोलॉन्ग्ड एपनिया किसमें दिखेगा? जिसमें एटिपिकल सूडोकोलिन एस्टरेज होता है। ओके, तो ये हो गया एस मतलब शॉर्टेस्ट एक्टिंग। देन सी का मतलब है इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद नर्व इंजरी एंड मसल इंजरी। नर्व इंजरी या मसल इंजरी के पेशेंट में अगर सक्सिनाइलकोलिन दिया तो इट रिजल्ट इन सीवियर हाइपरकैलीमिया। नर्व इंजरी या मसल इंजरी में बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि हाइपरकैलीमिया करता है। तो नर्व इंजरी जैसे कोई भी नर्व इंजरी, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी, या फिर उसका हेमीप्लीजिया हो गया, पैराप्लीजिया हो गया, गुलियन बारे सिंड्रोम हो गया, इन सब में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सिमिलरली मसल इंजरीज जैसे कि बर्न्स हो गए, आदमी जल गया, मसल ही जल गई, या फिर क्रश सिंड्रोम हो गया, क्रश इंजरी, किसी ट्रक ने कुचल दिया, तो इन सब में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो जहां पे भी नर्व इंजरी या मसल इंजरी है, सक्सिनाइलकोलिन सीवियर हाइपरकैलीमिया कर सकता है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ओके, और लास्टली एच का मतलब है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया, सक्सिनाइलकोलिन कैन कॉज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करता है। सक्सिनाइलकोलिन कॉज हाइपरथर्मिया। रिमेंबर, डेंट्रोलिन वाज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, सक्सिनाइलकोलिन कॉज हाइपरकैलेमिया। तो इसको याद कैसे करोगे? नाम में लिखा SCH, सक्सिनाइलकोलिन कॉज हाइपरथर्मिया, सक्सिनाइलकोलिन कॉज हाइपरथर्मिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सक्सिनाइलकोलिन के 3 MSCQs। अब क्या है कि जब हमने सक्सिनाइलकोलिन दिया, इसने क्या किया? एनएम रिसेप्टर को ओवर स्टिमुलेट कर दिया। बट किया क्या? शुरू में तो स्टिमुलेट किया ना, जब एनएम रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, बट उसके बाद ये स्टिमुलेट करता ही रहा, हटा नहीं, तो मसल रिलैक्स हो गई। तो सक्सिनाइलकोलिन देने से पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, पहले कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है। तो यूजुअली जो शुरू में कॉन्ट्रैक्ट हो गई उसको कहते हैं फेसिकुलेशन। इनिशियल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड फेसिकुलेशन, और इतनी स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होती है कि ज्यादातर केसेस में कुछ मसल फाइबर्स टूट जाते हैं। इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल के फाइबर ही टूट गए। अगर मसल फाइबर टूट गए तो पेन होगा, पर आदमी को पेन फील नहीं हो रहा। क्यों? आदमी तो सो रहा है, बेहोश है ना, सर्जरी चल रही है, बेहोश है। जब वो बेहोश है तो उसको क्या फील होगा? पेन। तो उसको पेन फील नहीं होता, पर जब सर्जरी खत्म होती है, जब वो होश में आता है, तब तो पेन होगा। तो इस फेसिकुलेशन के कारण आदमी को पेन होता है, बट मोस्टली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होता है। तो इसको कहते हैं हम पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन।
सक्शनल कोलिन से होता है पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन, कई बार ये भी लिखता है पोस्ट ऑपरेटिव मसल सोरनेस, एक ही बात है। पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन या पोस्ट ऑपरेटिव मसल सोरनेस कौन सी दवाई करती है? सक्सिनाइल कोलिन। अब दूसरा एमसीक्यू ध्यान रखना है, ये पूछते हैं कौन सी दवाई पोस्ट ऑपरेटिव मसल रिजिडिटी करती है। ध्यान से पढ़ना है, अगर वो रिजिडिटी पूछते हैं तो आंसर आएगा फेंटानिल्स। फेंटानिल्स कॉज पोस्ट ऑपरेटिव मसल रिजिडिटी, बट पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन कौन करता है? सक्सिनाल्कोलिन। क्यों करता है? क्योंकि शुरू में जो कॉन्ट्रैक्शन हुई थी उससे फेसिकुलेशन हुई थी। तो फिर हमने सोचा कि अगर हमें मसल को रिलैक्स करना है तो फिर हम स्टिमुलेट क्यों कर रहे हैं? पागल थोड़ी हैं, सीधा रिलैक्स कर दो यार। अगर हमने मसल को सीधा रिलैक्स कर दिया तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होगा। तो हमने रिसर्च की और रिसर्च करके हमने ऐसी दवाई बनाई जो एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक ही कर दे, शुरू से ही ब्लॉक कर दे, कॉम्पिटेटिव ब्लॉक कर दे दिया तो एनएम स्टिमुलेट ही नहीं होगा। अगर स्टिमुलेट नहीं होगा तो शुरू से ही मसल रिलैक्स हो जाएगी, तो क्या फायदा होगा? फेसिकुलेशन नहीं होगी। फेसिकुलेशन नहीं होगी तो मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होगा। तो इसके लिए हमने दवाई बनाई, सबसे पहली दवाई बनाई जो कि नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट कहते हैं या कॉम्पिटेटिव मसल रिलैक्सेंट कहते हैं। इसका नाम था, सबसे पहली दवाई का नाम था ट्यूबोकुरारिन। ट्यूबोकुरारिन, ट्यूबोकुरारिन को हम कुरारे लाइक ड्रग्स कहते हैं, कुरारे लाइक ड्रग्स। एक्चुअली क्या है कि कुरारे जो था ये बहुत सदियों से यूज हो रहा है। पुराने जमाने में जब हम जानवरों को मार के शिकार करके अपना गुजारा चलाते थे तब से यूज हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता था, उसमें तीर कमान से मारते थे तो तीर को कुरारे में डुबो लेते थे और फिर हम फायर करते थे, तीर छोड़ते थे, और जब तीर को मारेंगे जानवर पे लगेगा, हिरन पे लग गया तो उसमें कुरारे जाके उसकी मसल पैरालाइज होगी, वो पैरालाइज हो जाता है, वहीं गिर जाता है, फिर हम उसको उठा के मार के खा जाते हैं। तो कुरारे मसल रिलैक्सेंट बहुत जमाने से यूज हो रहा है। तो ट्यूबोकुरारिन उस कुरारे वाले ग्रुप की दवाई है। तो ट्यूबोकुरारिन का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा क्या है ट्यूबोकुरारिन का? कि ये पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन नहीं करता, क्योंकि मसल को शुरू से रिलैक्स कर रहा है। पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन नहीं करता, ये फायदा है। बट नुकसान क्या है? ये हिस्टामिन रिलीज करता है। ट्यूबोकुरानिन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत सारा हिस्टामिन लिबरेट करता है, और हिस्टामिन लिबरेट करने से क्या होगा? एक तो वेसोडाइलेशन हो जाएगी, वेसोडाइलेशन होने से बीपी कम हो जाए, और दूसरा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाए। तो ट्यूबोकुरानिन बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज करता है। बट ट्यूबोकुरानिन का फायदा क्या था? क्या फायदा था? कि पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन नहीं करता। बट नुकसान क्या था? आदमी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड तक पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले उसका काम हो जाता है, इतना हिस्टामिन रिलीज कर देता है। तो हमें चाहिए तो ट्यूबोकुरारिन जैसी दवाई। हम चाहते हैं कि ट्यूबोकुरारिन जैसी दवाई हो, मतलब कॉम्पिटिटिव हो, नॉन डिपोलराइजिंग हो, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव पेन ना हो। पर हम हिस्टामिन नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए हिस्टामिन। तो हमने रिसर्च की, तो रिसर्च करके हम पहले कुछ ऐसी दवाइयां बनाने में काबिल हो गए जो हिस्टामिन कम लिबरेट करती थी, करती तो थी पर ट्यूबोकुरारिन से कम लिबरेट करती थी। और फिर हमने रिसर्च में ऐसी दवाइयां बना ली जो बिल्कुल ही हिस्टामिन रिलीज नहीं करती थी। जो दवाइयां कम रिलीज करती थी हिस्टामिन, उनका नाम हमने रख दिया क्यूरियम, और जो बिल्कुल नहीं करती थी उनका नाम रख दिया कुरोनियम। क्यूरियम की एग्जांपल है हमारी एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम, मीवा क्यूरियम, ये सारे क्यूरियम। और कुरोनियम्स की एग्जांपल हैं पैनकुरोनियम, पाइप कुरोनियम, वी कुरोनियम, रो कुरोनियम, रैपा कुरोनियम। तो क्यूरियम भी हो सकते हैं, कुरोनियम भी हो सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है आप याद कर सकते हो इजीली। क्यूरियम के नाम में लिखा है CURIU, और कुरोनियम में भी लिखा है CURIU, यहाँ तक तो सेम है। बट कुरोनियम में बीच में दो लेटर लिखे हैं, क्या लिखे हैं? NO। NO का मतलब है नो हिस्टामिन। तो कुरोनियम नाम से ही कह रहा है कि ये हिस्टामिन बिल्कुल रिलीज नहीं करेगा। तो अगर एमसीक्यू आता है व्हाट इज द मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस, एक पेशेंट को सर्जरी करनी है, उस पेशेंट में मसल रिलैक्सेंट देना है, बट उस पेशेंट को एस्थमा है, तो मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद ब्रोंकियल एस्थमा इज कुरोनियम्स, क्योंकि हमें बिल्कुल भी हिस्टामिन नहीं चाहिए। तो कुरोनियम्स आर मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद ब्रोंकियल एस्थमा। ओके, अब हम इन दवाइयों के बारे में क्विकली पढ़ लेते हैं। जो मीवाक्यूरियम है, मीवाक्यूरियम इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट।
इसका एक्शन चलता है अराउंड 30 मिनट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कौन सा है, आंसर विल बी सक्सिनलकोलिन। ये नहीं करना आंसर, क्योंकि सक्सिनलकोलिन का तो 5 मिनट से कम चलता है। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछें व्हाट इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, वेरी गुड, इसमें भी सक्सिनलकोलिन आएगा, क्योंकि डीपोलराइजिंग तो सक्सिनलकोलिन था, ये तो नॉन डीपोलराइजिंग है। तो ध्यान से क्वेश्चन पूछना है, मीवाक्यूरियन तभी आंसर करना अगर पूछें शॉर्टेस्ट एक्टिंग नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, वो मीवाक्यूरियम। ठीक है, अब आते हैं एट्राक्यूरियम सिस एट्राक्यूरियम के बारे में। एट्राक्यूरियम और सिस एट्राक्यूरियम, ये दोनों की दोनों दवाइयों में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि दे अंडरगो हॉफमैन्स एलिमिनेशन। इनका हॉफमैन्स एलिमिनेशन होता है। अब ये हॉफमैन्स एलिमिनेशन होता क्या है, नॉर्मली किसी भी दवाई के एक्शन को रोकने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। क्या, या तो लिवर से मेटाबोलाइज कर दो या फिर किडनी से निकाल दो। बट इन दो दवाइयों को ना लिवर चाहिए ना किडनी चाहिए, अपने आप इनके मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होते हैं और ये इनएक्टिव हो जाती है। ठीक? अपने आप, बिना लिवर के बिना किडनी के स्पॉन्टेनियसली अपने आप इनके मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होके इसको इनएक्टिव कर देते हैं। उस इनएक्टिवेशन को कहते हैं हॉफमैन्स एलिमिनेशन। हॉफमैन्स एलिमिनेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज स्पॉन्टेनियस नॉन एंजाइमेटिक molecular rearrangement, spontaneous non-enzymatic molecular rearrangement to make a drug inactive is called as हॉफमैन्स एलिमिनेशन। इंपॉर्टेंस क्या है कि ना लिवर चाहिए ना किडनी चाहिए, अपने आप इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि लिवर भी नहीं चाहिए किडनी भी नहीं चाहिए। तो दीज आर मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस। किसमें, किस पेशेंट में, जिसमें लिवर की भी प्रॉब्लम है किडनी की भी प्रॉब्लम है। तो जिसमें लिवर और किडनी दोनों की बीमारियां हैं उसमें एक ही दवाई यूज कर सकते हैं, एट्राक्यूरियम या सिसएट्राक्यूरियम। बाकी दवाइयां नहीं कर सकते, इनको ना लिवर चाहिए ना किडनी चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि एट्राक्यूरियम और सिस एट्राक्यूरियम में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्राक्यूरियम एंड सिस एट्राक्यूरियम, इनमें डिफरेंस क्या है। रिमेंबर इनकी जो कॉमन चीजें हैं, जैसे ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना जल्दी आएगा, पोटेंसी, ये सब सेम है। बट मेजर डिफरेंस क्या है कि एट्राक्यूरियम हमने बताया था हिस्टामिन लिबरेट करता है, क्यूरियम है कम लिबरेट करता है पर करता है। बट कुरोनिया सिस एट्राक्यूरियम जो है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिलीज करता है। इसमें मेन फायदा ये है कि एट्राक्यूरियम से बहुत कम हिस्टामिन रिलीज करता है। हम कह सकते हैं ये क्यूरियम नाम है बट है कुरोनियम जैसा, बिल्कुल रिलीज नहीं करता। ठीक, दूसरा दोनों के दोनों हॉफमैन्स एलिमिनेशन अंडर को करते हैं, इसमें भी होता है हॉफमैन, इसमें भी होता है। हॉफमैन का क्या मतलब था, ना लिवर चाहिए ना किडनी चाहिए, अपने आप इनएक्टिव हो जाएंगे। अब सिस एट्राक्यूरियम में 100% एलिमिनेशन हॉफमैन से होता है, मतलब लिवर किडनी बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए इसको। जबकि एट्राक्यूरियम में 80% तो हॉफमैन होते, बट अराउंड 20% लिवर से मेटाबोलाइज होता है। थोड़ा बहुत एट्राक्यूरियम लिवर से मेटाबोलाइज होता है, और ये जो लिवर से मेटाबोलाइज होता है उसके मेटाबॉलिज्म से एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है लोडेनोसिन। लोडेनोसिन एक कंपाउंड बनता है जब लिवर में मेटाबोलाइज होता है, और अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में जमा हो जाए तो आदमी को हो जाते हैं सीजर्स। तो एट्राक्यूरियम सीजर कर सकता है, जबकि सिस एट्राक्यूरियम सीजर नहीं करता, क्योंकि इसमें लोडेनोसिन बनता ही नहीं। ठीक, तो ये मेन डिफरेंस है एट्राक्यूरियम और सिस एट्राक्यूरियम। ठीक, तो ये हो गया हमारे डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्स। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू रिवर्स देयर एक्शन, रिवर्सल ऑफ एक्शन ऑफ मसल रिलैक्सेंट। अब हमारे पास दो तरह के मसल रिलैक्सेंट थे, एक तो डीपोलराइजिंग और एक नॉन डीपोलराइजिंग। डीपोलराइजिंग की एग्जांपल क्या थी, सक्सिनलकोलिन। सक्सिनलकोलिन की खास बात क्या थी, शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, इसका एक्शन 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर एक्शन 5 मिनट में खत्म हो जाएगा तो हमें रिवर्स करने की जरूरत क्या, अपने आप ही हो जाएगा। बट प्रॉब्लम है इनमें, क्यूरियम में, कुरोनियम में इनका एक्शन होता है बहुत लॉन्ग,
अब कहाँ यूज करते हैं हम मसल रिलैक्सेंट, कहाँ यूज करते हैं कॉमनली? सर्जरी के टाइम करते हैं। सर्जरी के टाइम बेसिकली क्या होता है, एक तो हम पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, बेहोश कर दिया, और जैसे ही हमने इंसिजन लगाना शुरू किया बेहोश करके, तो मुंह पे लात पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्टिविटी थोड़ी रुकी है, मसल तो अभी भी काम कर सकती है। तो हमें मसल रिलैक्सेंट देना पड़ता है सर्जरी के टाइम। तो हमने सर्जरी के टाइम मसल रिलैक्सेंट दिया। अब क्या हुआ, मसल रिलैक्सेंट तो दे दिया हमने, सर्जरी हमारी आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में खत्म हो गई। बट ज्यादातर नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट काम करते हैं कई घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। तो 1 घंटे बाद जब सर्जरी खत्म हो गई, तो हम नहीं चाहेंगे कि आदमी 12 घंटे तक मसल ना हिला पाए। तो हम चाहेंगे उसके एक्शन को रिवर्स कर दें, इसलिए नॉन डिपोलराइजिंग वालों में हमें रिवर्सल एजेंट चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से नॉन डिपोलराइजिंग वाले में रिवर्सल एजेंट की जरूरत नहीं है? ऑब्वियसली जो शॉर्ट एक्टिंग है, मीवाक्यूरियम। मीवाक्यूरियम का एक्शन खुद ही आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, तो मीवाक्यूरियम में रिवर्सल एजेंट की कोई जरूरत नहीं। ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि रिवर्स कैसे करें? तो रिवर्सल एजेंट्स कौन से होते हैं? रिवर्सल एजेंट्स, हमारे पास दो तरह के रिवर्सल एजेंट्स हैं, एक नियोस्टिग्मिन और दूसरा सुगामा डेक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि मसल रिलैक्सेंट ने, नॉन डिपोलराइजिंग वाले ने कैसे काम किया था। उसने एनएम रिसेप्टर को क्या किया था? ब्लॉक कर दिया था, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर था। तो एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना, में रिलैक्स करने के लिए क्या करना? स्टिमुलेट करना। अब स्टिमुलेट करने के लिए क्या चाहिए? एसिटाइलकोलिन चाहिए ना। तो हमें एसिटाइलकोलिन अगर बढ़ जाए तो एनएम स्टिमुलेट हो जाएगा, एनएम स्टिमुलेट हो जाएगा तो मसल काम करने लग जाए। तो नियोस्टिग्मिन क्या करता है? नियोस्टिग्मिन एस्टाइल कोलिन एस्टिरेज को इनहिबिट करता है, जिससे एस्टाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, एस्टाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, वो एनएम को स्टिमुलेट करेगा, मसल काम करने लग जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है, जब एस्टाइलकोलिन बढ़ेगा तो क्या ये सिर्फ निकोटिन को स्टिमुलेट करेगा? वो इसलिए नहीं, तो ये मस्करिन को भी तो करेगा। तो M1, M2, M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होने थे आते हैं साइड इफेक्ट्स, कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट आते हैं M1, M2, M3 स्टिमुलेट करने से। M1 स्टिमुलेट करेंगे, रिमेंबर पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ, बाकी कम बात में। M1 स्टमक में था, एसिडिटी कर देगा। M2 हार्ट में था, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन कर देगा। M3 यूरिन में था, यूरिनरी सिस्टम में, तो यूरिनरी आउटफ्लो स्टार्ट हो जाएगा, यूरिनेशन हो जाएगी, डेफिकेशन हो जाएगी, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नियोस्टिग्मे में कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट आते हैं, और इनको रोकने के लिए हम एट्रोपिन दे सकते हैं। रिमेंबर एट्रोपिन सिर्फ मस्करिनिक ब्लॉकर है। ऑन द अदर हैंड दूसरी दवाई हमने बनाई सुगामा डेक्स। सुगामा डेक्स को हम कहते हैं SRBA है। SRBA क्या होता है? सिलेक्टिव रिलैक्सेंट बाइंडिंग एजेंट। सिलेक्टिव रिलैक्सेंट बाइंडिंग एजेंट मतलब नाम क्या है? इस मतलब क्या है, जैसे ये रोक्रोनियम वगैरह में यूज करते हैं, तो रोक्रोनियम में क्या करेगा, ये रोक्रोनियम से सीधा बाइंड कर जाएगा खुद ही। अब रोक्रोनियम पे बाइंड कर गया, उसका काम रुक जाएगा। तो सिलेक्टिवली मसल रिलैक्सेंट बाइंडिंग एजेंट, ये सीधा मसल रिलैक्सेंट पे बाइंड करके उसके एक्शन को रोक देगा। तो इसका सुगामा डेक्स का फायदा क्या है नियोस्टिग्मिन के ऊपर? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सुगामा डेक्स? नो कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स। रिमेंबर नियोस्टिग्मिन ने तो कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट करे थे, सुगामा डेक्स वो नहीं करता। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत सारे लोगों को सुगामा डेक्स से एलर्जी होती है, एलर्जी होती है सुगामा डेक्स। ओके, तो ये हो गया हमारे रिवर्सल एजेंट्स भी। क्लियर? तो इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया लोकल एनेस्थेटिक्स और मसल रिलैक्सेंट्स। अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा? स्टार्टिंग विद लोकल एनेस्थेटिक। हमने लोकल एनेस्थेटिक का स्टार्टिंग में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा कि लोकल एनेस्थेटिक सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं सेल के अंदर से। फिर हमने उसके बाद ड्रग्स पढ़ी इसमें, जो कि एस्टर्स और अमाइड्स थे। एस्टर में 0 आई, 1 आई आती है, अमाइड में 2 आई आती है, पूरा नाम देखो तो। फिर हमने लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी पढ़ी, जिसमें हार्ट और ब्रेन अफेक्ट होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है 20% इंट्रालिपिड। ये था लोकल एनेस्थेटिक का। फिर हमने मसल रिलैक्सेंट स्टार्ट किए,
वो सेंट्रल हो सकते हैं या पेरिफेरल। सेंट्रल वाले स्पाज्म ठीक करते हैं बट मसल वीकनेस नहीं करते, पेरिफेरल वाले मसल वीकनेस भी करते हैं। अब पेरिफेरल वाले जो मसल रिलैक्सेंट्स थे वो हमने डिवाइड किए, डायरेक्टली एक्टिंग या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हो सकते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग डेंट्रोलिन था जो ड्रग ऑफ चॉइस है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया वगैरह में, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर डीपोलराइजिंग या नॉन डीपोलराइजिंग हो सकते हैं। डीपोलराइजिंग वाला सक्सिनाइलकोलिन है जिसमें 3 प्रॉपर्टीज पड़ी थी, शॉर्टेस्ट एक्टिंग, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नर्व एंड मसल इंजरी, हाइपरथर्मिया। और नॉन डिपोलराइजिंग वाले क्यूरियम या कुरोनियम्स होते हैं। क्यूरियम हिस्टामिन कम रिलीज करते हैं, कुरोनियम हिस्टामिन बिल्कुल भी रिलीज नहीं करते। तो ये क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, ऑल्टर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गलत है, डिक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम गलत है, डिक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इज राइट, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। बाइंड टू रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स गलत है। कुरारे का मैकेनिज्म क्या है, कुरारे लाइक मतलब कॉम्पिटिटिव नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर थे, सो यही आंसर है, कॉम्पिटिटिव नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉक एट द एनएम रिसेप्टर्स। सिस एट्राक्यूरियम को क्यों प्रेफर करते हैं ओवर एट्राक्यूरियम? बिकॉज ऑफ लेसर प्रोवोकेशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज, लेसर प्रोवोकेशन। A person was given a muscle relaxant that competitively block nicotinic receptors. Which agent is used for reversal? आसान है, रिवर्सल के लिए कौन यूज करते हैं? नियोस्टेगमिन। Anesthetic injected bupivacaine. Later the patient developed restlessness, agitation and cardiovascular collapse. मतलब क्या हो गया? लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी लास्ट हो गया। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है लास्ट के लिए? 20% इंट्रालिपिड। सो रिसस्टेशन करेंगे, 20% इंट्रालिपिड देंगे। A patient was admitted for surgery and halothane is planned. The patient was explained about malignant hyperthermia. Halothane malignant hyperthermia करता है। Which may also cause, और कौन सी दवाई करती है? आंसर इज सक्सिनाइलकोलिन। रिमेंबर हमने SCH याद किया था, H फॉर हाइपरथर्मिया, malignant hyperthermia. A patient was administered local anesthetic, developed tachycardia, hypotension, arrhythmia and cardiovascular collapse. फिर से हो गया लास्ट, local anesthetic systemic toxicity, drug of choice 20% intralip. A patient was given halothane and developed rigidity and hyperthermia. क्यों हो रहा है हाइपरथर्मिया? ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्यों हो रहा था? राइनोडिन रिसेप्टर ओवर एक्टिव थे, तो क्या रिलीज कर रहे थे? कैल्शियम। कैल्शियम मसल स्पाज्म करता है, उसके कारण हाइपरथर्मिया होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजेंट फॉर IVRA, इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया में सबसे कॉमनली क्या यूज करते हैं? यस, हम करते हैं लिग्नोकेन या प्राइलोकेन। लिग्नोकेन और प्राइलोकेन आर यूज्ड, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? इट इज बीपीवाकेन। बीपीवाकेन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन IVRA और बियर्स ब्लॉक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट और लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, आप ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है कि आप कैसे सोचते हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। 2 वर्ड्स हैं, एक है कैन आई और दूसरा है आई कैन। फर्क समझते हो? जब भी आप डाउटफुल हो अपने आप के बारे में, कैन आई, क्या मेरे से हो पाएगा? कभी नहीं होगा। बट अगर आप कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो कि आई कैन, मैं कर सकता हूं, तो आप मेहनत करोगे और डेफिनेटली कर सकते हो। तो सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। थैंक यू वेरी मच।